हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो रेलवे ग्रुप डी की जो पीवाईक्यू श्रृंखला चल रही है भूगोल सीरीज की, ठीक है, वो आज हमारा 9वां भाग होगा और 20 क्वेश्चन इसमें होंगे। और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। तो सबसे ऊंचा है कहाँ पे है भाई ये, तो ये है आपका कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा शिमोगा जिला में किस पे, तो शरावती नदी पर है। ठीक है, कहाँ पे, शरावती नदी पर ये है। और सबसे ऊंचा है, तो ऊंचा है तो कितना है, तो ये देखा जाएगा तो लगभग 253 मीटर हाइट की बताई जाती है। ठीक है, एक और भी फेमस क्या है, जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। ये वाराही नदी पे है, वाराही नदी पर है और ये भी कर्नाटक में ही है। ये भी कहाँ पे, कर्नाटक में ये भी है। ठीक है, ये भी कर्नाटक में है। अगला देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, महादेव की पहाड़ी पर, माउंट आबू पर, महाबलेश्वर की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो देखिए जो ये दोनों घाट आपस में मिलते हैं, ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पे। तो नीलगिरी पहाड़ी हालांकि ट्राई जंक्शन पे स्थित है, यानी कि 3 राज्यों की सीमा पे है। उन 3 राज्यों में कौन कौन से 3 राज्य हैं, तो देखिए केरल है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु पे ही नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा क्या, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा चोटी, जो कि लगभग 2637 मीटर के आसपास में है। तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे ही सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेट्टा। ठीक है, और नीलगिरी जो पहाड़ी है, इस नीलगिरी पहाड़ी पे आप देखेंगे तो एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। बाकी महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में है। माउंट आबू पहाड़ी जो है ये राजस्थान में है। और जो महादेव पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे भी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन, या उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन। देखिए जो चक्रवात चलते हैं, पहली बात तो ये चलते हैं कहाँ पे भाई, उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं। और इनके अंदर केंद्र की ओर निम्न दाब होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला क्या होगा, सही हो गया। देखिए ये है चक्रवात। चक्र मतलब होता है चक्करदार, वात मतलब हवा। जो चक्करदार हवा चलती है ना उसे चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात में ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब होता है। कैसा होता है, निम्न दाब होता है, निम्न दाब। व बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है, उच्च दाब होता है। क्या होता है, उच्च दाब होता है। और वो लिखा है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है इस तरीके से, लेकिन ये घूमे कैसा, उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। ठीक है, कैसे घूमेगा, विपरीत दिशा में घूमता है। यानी कि वामावर्त का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कुल मिला के ये अगर चलने की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे चलेगा, है ना, इस तरीके से।
तो बाहर की ओर देखेंगे तो बाहर की ओर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और अंदर क्या होगा आपका, लो प्रेशर होगा। और हमेशा हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। चक्रवात, इस चक्रवात का हर जगह पे अपना नाम अलग अलग होता है। ठीक है, चक्रवात के जस्ट विपरीत, चक्रवात के जस्ट विपरीत क्या होता है, तो वो होता है क्या, प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो इसमें प्रति चक्रवात में क्या होगा, बाहर की ओर निम्न प्रेशर होगा और अंदर की ओर हाई प्रेशर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो ये कौन सा, उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा ऑल ओवर की मैं बात करूं तो फूलों के उत्पादन में, फूलों के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। यानी मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूं सभी को मिलाकर। ठीक है, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। तो ये हालांकि हम सभी को पता है इसका क्षेत्रफल कौन सा है, वो है कौन सा, मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश के बाद में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बाद में जो आता है वो आता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब क्यों सवाल देखो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या हुआ है कि 18वां, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 2023, ठीक है, ये क्या हुई है, जारी हुई है नहीं, 23 की रिपोर्ट है, 2024 में जारी हुई है। तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है, इसमें ये बताया गया कि भाई सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया किस, कहाँ पे है, वो है एमपी में। कहाँ पे है, एमपी में है, सबसे अधिक कहाँ है, एमपी में है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और फिर आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% एरिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फॉरेस्ट का। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किसके, तो सागवान के, यानी सागवान के वृक्ष हैं। तो एमपी में सबसे अधिक सागवान के वृक्ष यहाँ पे आपको देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ये, अगर देखिए निम्न में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है, अक्षांश देशांतर, अक्षांश और देशांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हालांकि मैं आंसर की बात करूं, आंसर तो आपका सही है, कौन सा, अक्षांश। कौन सा, अक्षांश। क्योंकि आप देखेंगे कि विषुवत रेखा एक क्या है, एक अक्षांश ही तो है विषुवत रेखा। क्योंकि जो रेखाएं आपकी कुछ ऐसी पड़ी है ना इस तरीके से, तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश है ना, 0 डिग्री जो आपका अक्षांश है, इसे ही तो कहते हैं ना, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, इसे ही तो कहते हैं विषुवत रेखा, इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा। तो फिर विषुवत रेखा क्या है, अक्षांश ही तो है, क्या है, अक्षांश ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, अक्षांश। जैसे हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड। सातवां देखिए, सातवां आपका है कि निम्न में से कौन पूरे भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है। खरीफ फसल के तरीके से, यानी कि वो क्या खरीफ फसल होगी फिर, है नहीं। तो देखो जरा भैया, चना, मसूर, मूंग या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकते हैं, हाँ मूंग जरूर हो सकता है नहीं। बाकी चना, मसूर, मटर, है नहीं, गेहूं, ये सब क्या है, ये रबी की फसल है। ठीक है, तो ये मूंग सही हो जाएगा। तो मूंग
एक ऐसा कैसे तो दलहनी फसल है जो काफी कम समय में इसका उत्पादन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी इसकी वैरायटी है, 45 दिन और 60 दिन में भी इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, लंबी चौड़ी छोटी उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनमें जो पत्तियां होंगी वह कैसी होंगी, वो होंगी छोटी होंगी। छोटी क्यों होंगी, उसके पीछे क्या रीजन है, तो आप हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर पेड़ पौधों में पत्तियां अगर ज्यादा होंगी तो गर्मियों के समय में उसमें उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब हो गया कि जो जो आपके जो वेस्टेज होते हैं वो जल के माध्यम से निकल जाते हैं, है नहीं। तो अब राजस्थान में आप देखेंगे पानी तो नहीं है, मतलब कि जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है, तो फिर वहां पे पेड़ पौधे बहुत आसानी से जल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वो वाष्पोत्सर्जन बचने के लिए या वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां छोटी ही रख लेते हैं या फिर पत्तियों को वो कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, या फिर पत्तियां लगभग होती भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं। तो राजस्थान में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनमें पत्तियां तो छोटी होंगी या तो वो पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे नागफनी, तो नागफनी में आपने देखा उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन किसके रूप में, कांटों के रूप में। तो जो कांटे हैं वो उनकी पत्तियां ही हैं। ठीक है, उनकी पत्तियां ही हैं। तो ये होगा क्या, छोटी। अब देखो राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, खेजड़ी का पेड़। कौन सा है, तो खेजड़ी का पेड़। तो जो ये खेजड़ी का पेड़ है ये राजस्थान का ये क्या है, राजकीय राजकीय वृक्ष है। कैसा है, राजकीय वृक्ष है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, दुर्गापुर, बरौनी, रांची, कटक। तो दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, बरौनी बिहार में, रांची झारखंड में, कटक कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। तो कह रहा है कि तेल रिफाइनरी है, तो तेल रिफाइनरी ये है कहाँ पे, बरौनी में। ठीक है, बरौनी कहाँ पड़ता है, तो ये देखिए ये पड़ेगा कहाँ, तो बेगूसराय, बेगूसराय जिला है, कहाँ पर, तो बिहार में। यानी कि ये तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में है। और ये जो तेल रिफाइनरी है इसका मैं निर्माण की बात करूं तो या स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है कब, 1964 में। और जबकि इसके संचालन या फिर राष्ट्र को जो समर्पित किया जाता है वो किया जाता है कब, 1965 में, नहीं एक साल बाद किया जाता है। तो जो ये बरौनी है ये किसके स्वामित्व में है, स्वामित्व मतलब ये किसके अधीन काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कि क्या है ये, तो स्वामित्व में है। ठीक है, स्वामित्व में है। ठीक है, स्वामित्व में है। ऐसे हमारे यूपी में भी है, ऐसे ही क्या है, हमारे यूपी में भी एक है, कौन, वो कौन सा है, तो वो कहेंगे मथुरा तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी, तो मथुरा जो तेल रिफाइनरी है ये मथुरा यूपी में है। ठीक है, मथुरा यूपी में है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि IOCL के अधीन है, क्योंकि IOCL क्या है, ये भारत मतलब भारत में क्या है, ये महारत्न कंपनी है। क्या है, महारत्न ये कंपनी है ये। तो ठीक है, तो वैसे बहुत सारे तेल रिफाइनरियां हैं। अधिकतम या सर्वप्रथम तेल रिफाइनरी तो असम में स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, कृष्णा, कावेरी, सतलज या गोदावरी। तो वो कह रहा है स्पेशली बोल रहा है नासिक से, नासिक से निकलती है कौन सी, गोदावरी निकलती है। कौन सी, गोदावरी निकलती है। बाकी अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा ये निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और ये भी कहाँ पे, तो महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी की बात की जाए तो जो कावेरी है ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये एक जिला पड़ता है, कोडागू जिला है, कोडागू कर्नाटक।
यहाँ से निकलती है। बाकी सतलज तो पता है ये राक्षस ताल है या राकस ताल, कहाँ तो तिब्बत वाले क्षेत्र में, ये वहां से निकलती है। बाकी नासिक जो हमने अभी पढ़ लिया, ये जो है ये निकलती है कहाँ पर, तो त्रियंबक पहाड़ी एक है, त्रियंबक पहाड़ी, ठीक है। कहाँ तो नासिक में, ठीक है, कहाँ पे भी नासिक में ये है। अगला देखो सवाल जरा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर कॉरिल रेडक्लिफ, सर फोर्ड रेडक्लिफ या लॉरिस? यहाँ पे ये आप सही कर लेंगे। यहाँ आप कर देंगे सिरिल। सिरिल, तो इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। तो इनके ही क्या हुआ अध्यक्षता में, इनके ही अध्यक्षता में, ठीक है, क्या बना था? सीमा आयोग बनाया गया था, सीमा आयोग बना था कब? 1947 में, 1947। तो इनको निर्धारण करना था कि 15 अगस्त 1947 से पहले इनको क्या करना है, ये डिवाइड कर देना है कि भाई इस हिस्से से पाकिस्तान, इस हिस्से से भारत होगा। तो इसके लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनका नाम, सही नाम क्या है? सरल सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, 1947। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का, अभिनव तारा या क्लार्क? देखो विस्फोटी तारा जो कहलाता है वो कहलाता है अभिनव तारा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अनुभव तारा या अभिनव तारा कहलाता है। एक आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिएगा एक तारा और भी होता है जिसको बोलते हैं पल्सर तारा भी कहते हैं, पल्सर तारा। पल्सर तारा वो होता है जो बहुत तेजी के साथ घूमता है, ठीक है, तेजी के साथ घूमता है या चक्कर काटता है, ठीक है। जैसे जो पल्सर बाइक आती है ना, तो वो इसी के नाम पे रखा गया है, जो अपने अपने स्पीड के लिए जानी जाती है। वैसे एक आपने नाम सुना होगा ध्रुव तारा के बारे में, ठीक है, ध्रुव तारा आपने पढ़ा होगा, ध्रुव तारा। तो जो ध्रुव तारा है ये सदैव उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, सदैव उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? स्थित होता है, स्थित होता है ये। तो तारों का खुद का प्रकाश होता है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, इम्फाल, गंगटोक, आइजोल? तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। आइजोल जो है ये मिजोरम का है, मिजोरम का हो जाएगा। ये नागालैंड का हो जाएगा, कहाँ का? नागालैंड का हो जाएगा। ये सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। असम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 126, 136, 125, 110? तो असम विधानसभा में कुल है 126। अब देखिए जो आपका ये असम है, असम, तो असम के संस्थापक किसे मानते हैं? तो गोपीनाथ बारदोलाई इन्हें मानते हैं। और जो असम को पहले हम लोग कामरूप भी कहते थे, इसे अहोम भी कहते थे, ठीक है। इसको हम और बात करें तो इसको, असम को हम लोग क्या पहले कहते थे? इसे हम लोग अहोम भी कहते थे और इसको हम लोग कामरूप भी कहते थे। तो कामरूप तो हालांकि मौर्य काल में कहा गया है, मौर्य काल में कहा गया है। जो ये अब जो भाई जो ये आपका असम है, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जाए कि विधानसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है। तो ये तो हो गया कितना?
26 हो गया। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14 हो गया। और 7 क्या है? राज्यसभा की सीटें हैं। क्या है? राज्यसभा की सीटें हैं। तो हालांकि असम की जो सीमा है ना, अपने पड़ोस में 7 राज्यों से सीमा लगती है। कितने? 7 राज्यों से लगती है। तो 7 सिस्टर के जितने भी राज्य हैं उन सबकी सीमा इससे लगती है असम की। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मालीगांव, नवागांव, जोरहाट। तो ये है कहाँ पे? मालीगांव में है। कहाँ पे? मालीगांव है। मालीगांव कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे ये पड़ता है गुवाहाटी, यानी कि असम। कहाँ पे है? असम में है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई 18वां, ठीक है, 18वां रेलवे मंडल कौन सा है? 18वां रेलवे मंडल, ठीक है, 18वां रेलवे मंडल कौन सा है? तो हम बताएंगे ये है कौन सा? तो दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो हो जाएगा कहाँ से? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा एक बात कि आपसे पूछे कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वी तटीय रेलवे का जो हेड क्वार्टर पूछा जाए तो आपसे बताना है यह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा, ये है। और सबसे बड़ा रेलवे लाइन के हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा जो रेलवे लाइन है वो कौन सा मंडल है? तो ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर रेलवे सबसे बड़ा क्या है? ये जोन है, ठीक है। और इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो वो नई दिल्ली में है या दिल्ली में है? क्या है इसका मुख्यालय? कहाँ पे है? उत्तर रेलवे का तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, प्लूटो। तो ये है कौन सा? बुध। इसे हम लोग कहते हैं क्या? मरकरी। क्या बोलेंगे हम लोग? मरकरी कहते हैं, ठीक है। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विनस भी कहते हैं ना, विनस। तो ये ध्यान रखिएगा। रोमन एक क्या है वहां की देवी के नाम पे, रोमन देवी के नाम पर। तो सवाल आता है कि बताइए कौन सा वो ग्रह है जो एक रोमन देवी, देवी मतलब वही देवी देवता, उनके नाम पे है? तो वो कौन? तो विनस है, ठीक है। प्लूटो कभी हुआ करता था 9वां ग्रह, अभी तो नहीं है, अब ये 52वां ग्रह है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो कंचनजंगा जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा सिक्किम में। और इसकी मैंने हाइट बताई होगी आपकी 8,598 मीटर। तो कंचनजंगा पर्वत जो है वो भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में स्थित, वैसे तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत तो आपको केटू है, लेकिन भारत में स्थित अगर पूछे तो आपको ये बताना है, ठीक है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी एक चोटी है, उसका नाम क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा जो पर्वत पूछ ले ये। तो वैसे हिमालय का सबसे पूर्वी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो यही है, नामचा बरवा, ठीक है। कुछ का मानना रहता है कि नहीं कि ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है, यानी चीन वाले क्षेत्र में है, लेकिन हमें लगता है कि अधिकतम हिस्सा इसका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी भारत में है, और हल्का फुल्का बॉर्डर उधर लगता होगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। एथेंस कहाँ है? अमेरिका, रूस, चीन, ग्रीस। तो वो एथेंस तो हालांकि राजधानी है ग्रीस की, यानी यूनान की, यूनान की राजधानी है क्या? एथेंस। लेकिन आप
ध्यान रखिएगा, अगर ये कहा जाए कि भारत का एथेंस किसे कहते हैं, भारत का एथेंस किसे कहते हैं, तो वो शहर कौन सा है, काशी। काशी यानी बनारस वाला, जो यूपी में है। तो एक फ्रांसीसी रत्न व्यापारी थे, फ्रांसीसी रत्न व्यापारी, रत्न व्यापारी बैप्टिस्टा ट्रेवर्नियर, इन्होंने बोला था, जबकि पूर्व का, जबकि कहा जाए पूर्व का एथेंस, जबकि पूर्व का अगर एथेंस कहा जाए तो ये कहा जाता है मदुरई शहर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है, वैगई नदी के किनारे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यानी मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है, तो वो लगी है आपकी टोटल 7 राज्यों से। उसके अलावा कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो उसके अलावा ऐसा राज्य है कौन सा, असम है। तो असम में कौन कौन से अगर राज्यों की हम बात करें कौन कौन सा, तो देखिए एक आप मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, सही है नहीं। फिर आपके देखो यहाँ पे मिजोरम है ही है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे और मणिपुर है, मणिपुर है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। फिर देखेंगे तो मेघालय है, ये मेघालय है। मेघालय के बाद देखेंगे तो नागालैंड है, नागालैंड है। इसके अलावा देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा त्रिपुरा, कौन सा है, त्रिपुरा है। कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गए। वैसे बांग्लादेश की लगती है तो देश है तो अलग बात है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो हो गया ना, हाँ ठीक है। लेकिन सवाल ये ध्यान रखो कि यहाँ पे लिखा जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, बताएंगे वो है भाई उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, बाकी एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश भी लगा हुआ है इससे, ठीक है। तो यूटी को भी मिला लेंगे तो फिर आपका हो जाएगा कितना, तो फिर 9 हो जाएंगे, है नहीं। चीन असम के किस दिशा में स्थित है, चीन असम की किस दिशा में स्थित है, तो ये है उत्तर में। कहाँ पे है, उत्तर में, ठीक है। तो चीन जो है असम की किस दिशा में स्थित है, तो यहाँ पे। अब देखो जो, क्योंकि इसने बोला है कि असम को लेकर, तो ये है असम, है नहीं, ये क्या हो गया, असम। तो देखिए असम की हम उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में क्या है, चीन है नहीं। पूरब में देखेंगे तो क्या है, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है। अगर मैं दक्षिण में देखूं यहाँ पर असम के इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर अब मिलेगा कौन सा, बांग्लादेश है नहीं, बांग्लादेश है। और तो ये दिशा देखना, बाकी इधर शेष भारत अपना है, ठीक। तो ये कितने क्वेश्चन है हमारे, ये टोटल आपके आज के थे क्या, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी, है नहीं। तो अगर कोई आपकी क्यूरी हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।